नमस्कार। मैं आज आप सबके बीच एक ऐसे शख्स से आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं जो कि आईटीबीपी की ट्रेनिंग करके हमारे परम मित्र अनूप अहिरवार जी आए हैं हमारे बीच। और मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि आईटीबीपी की ट्रेनिंग इतनी कड़ी मेहनत करके आप सबके बीच में आए हैं, वह कुछ अपना जो अनुभव है वह साझा करेंगे। आप सब लोग ज़रूर सुने। नमस्कार। जय तो जय कैसे हो मित्र? जय हिंद। जय हिंद। मैं बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया है। और बताइए तो आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। जय हिंद। और व्यूअर्स के लिए भी जय हिंद। मैं पिछली वैकेंसी जो आई थी 2022 और उसमें मैंने पेपर दिया, उसके बाद फिजिकल और फिर मेडिकल। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई 2023 और आज ये सितंबर चल रहा है, समथिंग 1 साल हो गया मुझे। 23 सितंबर को ही मैंने ज्वाइन किया था। जी। तो मेरी ट्रेनिंग, वैसे फोर्स की ट्रेनिंग तो हार्ड ही होती है, तो मेरी भी ट्रेनिंग वैसी ही हार्ड और सभी फोर्सों के जैसे। तो आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो फोर्स के अनुसार वैसी ट्रेनिंग हार्ड है। जैसे हमारी जो बटालियंस है, जो फोर्स है जहाँ पे डिप्लॉयड है, जी। तो वैसे भी पहाड़ी एरियाज़ हैं, तो उसके अनुसार ट्रेनिंग भी दी जाती है। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी, मज़े भी थे, काफ़ी सारे मज़े भी किए। ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी थी अच्छी। अच्छा, 1 मिनट मैं चाहूँगा, मैं अपने श्रोताओं से ये चाहूँगा कि मैं सबसे पहले वहाँ शुरुआत करना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम हुआ था तो पिछले मेरिट के बारे में बताना चाहूँगा कि आपका कितना नंबर था, और हमारी जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट गई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग की जर्नी आप थोड़ा सा शुरू करेंगे और हम सबके बीच में साझा करेंगे। तो जैसा कि सर ने पूछा कि मेरे नंबर कितने थे या मेरिट कितनी गई थी, जी। तो मेरिट में मेरे नंबर 121 के समथिंग कुछ बना हुआ था। तो इसने में ही मुझे आईटीबीपी प्रेफरेंस के अनुसार मुझे आईटीबीपी मिला था। और मैं ज्वाइनिंग डेट कब मिली आपको? मेरी ज्वाइनिंग डेट 23 सितंबर 2023। और ट्रेनिंग सेंटर के लिए कहाँ बुलाया गया था? ट्रेनिंग सेंटर, मुझे ट्रेनिंग सेंटर तमिलनाडु शिवगंगई में एक सेंटर है, सुनने। तमिलनाडु शिवगंगई सेंटर आईटीबीपी सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। तो वहीं पे मुझे बुलाया गया था। अच्छा, हमारे भारत के अंदर आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर लगभग कितने हैं और कहाँ-कहाँ, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप बताना चाहेंगे? और आगे की जर्नी को फिर इसके बाद आप शुरू करेंगे। भारत में आईटीबीपी वैसे बड़ी फोर्स नहीं है। 1962 में जब से बनी, तो अभी तक तो उसमें 60 बटालियन है समथिंग। तो 60 बीएम के अनुसार अभी 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं। 4 ट्रेनिंग सेंटर में एक हमारे करेरा में है, एमपी में, शिवपुरी करेरा। एक तमिलनाडु शिवगंगई में, और एक है किमिन, किमिन में अरुणाचल प्रदेश में आरटीसी। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है बीटीसी भानु, जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में फीमेल की चल रही है अच्छा, ये बीटीसी ट्रेनिंग भानु सेंटर। कहाँ पड़ता है? बीटीसी भानु उत्तराखंड में। अच्छा, हाँ। उत्तराखंड। और जैसा यही कि 4 जगह जैसे बनाया अभी एमपी के लिए अपनी बताया कि अपनी एमपी में। एमपी का तो अपने करेरा हो गया। हाँ, करेरा में मेरा फिजिकल मेरा वहीं पे था। करेरा में। हाँ, अच्छा, मुझे अच्छी मैंने तरह से फिजिकल वहीं याद है दिया, करेरा में। कि करेरा, मुझे लगता है कि बहुत पुराना है। एक बार तो मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला है। मैं भी वहाँ पे 2016 में एसएससी जीडी का फिजिकल दे के आया था। आप सबको बताना चाहूँगी कि जिस टाइम पे मेरा फिजिकल हुआ था तो उस टाइम पे पहले पेपर नहीं होता था। पहले फिजिकल लिया जाता रहा, उसके बाद एग्ज़ाम होता रहा। लेकिन जब आप गए हैं तो आपका तो उस टाइम पे पेपर हो चुका था। हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने पेपर पहले दिया ना, तो पेपर हुआ, फिर उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ था। फिर उसके बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल मेडिकल के हमारा, बारे में थोड़ा सा अपने
श्रोताओं को बताना चाहेंगे जो भी हमारे भाई बहन हैं एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं, इनके लिए थोड़ी सी मेडिकल के बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव साझा कर दें। मेडिकल में लगभग फिटनेस फिट रखना है, बाकी सब ठीक ही होता है। फिटनेस में ऊपर जैसे आईज है, नोज़ है, कान है और टीथ वगैरह ये सब चेक करते हैं। बाकी इंटरनल में जैसे इंटरनल कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, हाँ या कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और कोई ऑपरेशन वगैरह हो बड़ा तो उसको दिक्कत जाती है। बाकी हमारा भी जो मेडिकल हुआ था नॉर्मल हुआ था, हमें तो री मेडिकल मिला था, फिर उसके बाद क्लियर हुआ। अधिकतर बच्चों की ये समस्या रहती है कि उनको रिमेडिकल डाल दिया जाता है। ये इसका मतलब कैसा रहता है, बच्चों में प्रॉब्लम ही रहती है कि ये उनके द्वारा ही मतलब दोबारा से एक अच्छे तरीके से मतलब लिया जाए, इसके लिए रिमेडिकल डाल देते हैं। अब ये तो मेडिकल सेंटर पे डिपेंड करता है वो कैसे कर रहे हैं। कई जगह तो जैसे मेरा मेडिकल हुआ तो सेकंड टाइम में जब मेडिकल हुआ तो वो तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब मेडिकल हुआ था सेंटर के अंदर ही, तो मुझे नहीं सिलेक्शन मिला था। जैसा कि हमारे मित्र काफ़ी देर से हमारे बीच में है, अपनी जो भी आईटीबीपी ट्रेनिंग से लेकर बहुत सारी अपनी पुराना अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अजाक्स कोचिंग सतना की तरफ से अनूप पहलवान को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। पूरी अपनी अजाक्स टीम पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छी हम लोगों को खुशी की बात है कि क्या नाम से यहाँ से हमारे बच्चे निकल रहे हैं और निरंतर हमारी 2018 से माननीय JN कंसोडिया साहब के चरण कमलों से कोचिंग चल रही है। जैसा कि आपने पहले देख चुके हैं हमारे पहले वीडियो में, कम से कम अभी 60 से 70 बच्चे हमारे निरंतर कोचिंग आते हैं। 6 से 10 बजे तक हमारी कोचिंग रहती है। मैं अनूप पहलवान जी से पूछना चाहूँगा कि कोचिंग जैसे बच्चे आते हैं, बच्चों के कई सवाल रहते हैं कि सर पढ़ते हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, ये रीजन क्या है, आप कैसे तैयारी करते थे? जैसे कोचिंग आते थे 6 से 10 कोचिंग रही, उसके बाद कैसे रूम में जाके क्या कैसा कितने समय तक आप पढ़ते थे, तो आप थोड़ा सा बताएं हमारे दोस्तों को। हाँ, ये गाइड तो बच्चों को करना ही पड़ेगा। जरूरी तैयारी के लिए मेन चीज़ है फोकस रखना है, और खास करना जो भी आप पढ़ रहे हैं शेड्यूल वाइज और टॉपिक वाइज रिवाइज भी करते रहना है, और शेड्यूल वाइज उनको निरंतर करते रहना है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि किसी एक चीज़ में फोकस नहीं हो जाना। कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, उसको कल कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करके आगे चैप्टर जो बचे हुए हैं उनमें बढ़ना है। जैसा कि कई बच्चों की मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, जैसे ही चैप्टर उठाते हैं सवाल आ जाते हैं कि ये सवाल बनता नहीं है, और वो वहीं से पढ़ने को उनका मन टूट जाता है। हंसी आ रही है क्योंकि मैं खुद मैथ में बहुत वीक हूँ। और वीक तो आप क्या करते थे मैथ में, जैसे वीक थे, आपके साथ भी यही समस्या होती रहे क्योंकि जैसे चैप्टर उठाए या नहीं बन रहा तो पढ़ने का मन ही नहीं। कुछ चैप्टर होते हैं जो वो किसी चैप्टर में हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो मेरे जो वीक चैप्टर थे तो मैं उन्हें कम ही देखता था, जो लेकिन स्ट्रॉन्ग चैप्टर थे उनको मैं ज़्यादा रिवाइज करता था, ताकि उनमें से कोई भी सवाल मुझसे छूटने न पाए। क्योंकि हमको सबसे ज्यादा फोकस तो हाँ, अपने मजबूत चैप्टर में देना, हाँ, क्योंकि बनते हुए अगर ऐसा भी नहीं है कि उन चैप्टर्स को छोड़ देना है, उनके इजी सवाल जो आ रहे हैं वो भी आने चाहिए, जो बहुत डिफिकल्ट हो जा रहे हैं वो आप नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं तो उनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने के भी चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है। तो आप लोगों को हर चैप्टर देखना है, पर फोकस उनमें रखना है जो आप कर पा रहे हैं तो उनको बेहतर करते रहना है, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनमें भी ट्राई करते रहना है। उनको कई कोचिंग वाले या कई संस्थान वाले बताते हैं कि 12 से 14 घंटे तक पढ़ना चाहिए, क्या ये सही है? तैयारी की प्रोसेस में बता रहा था, तो उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जब भी बैठते हैं सवाल हल कर लेना, तो उसमें एक चीज़ अपने में नोट कर लेना कि मॉक टेस्ट लगाते रहना है। मॉक टेस्ट लगाते रहना, प्रीवियस ईयर के जितने आप क्वेश्चन लगा सकोगे उतने लगा लेना है, उनमें से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने खुद किया है इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा था। जैसे 1-2 साल में मैं ये भी देख रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब तो बच्चे जैसे इसका सिलेबस चेंज हुआ है पिछले वर्ष से, तो अब लगभग जैसे कि 80 क्वेश्चन में 100 कितना नंबर 160 नंबर, हाँ 160 में तो अब तो 150 के ऊपर भी बच्चे ला रहे हैं। तो आने वाले समय के बच्चों के लिए क्या मतलब है,
संदेश देना चाहेंगे कि आने वाला जो कंपटीशन है कितना टफ है, आपको किस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा? जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो वैसी तैयारी आपको हार्ड करनी पड़ेगी, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। जो जैसे अभी जो प्रीवियस पेपर हुए हैं अभी अभी जो 2024 23-24 में हुए हैं, तो इनको भी देखना है, इनके अनुसार ही आगे बढ़ते रहना है। और मेन स्टडी होती है जो आप स्वयं से करते हैं, कोचिंग वगैरह आपको गाइडेंस करते हैं, तो कोचिंग तो ठीक है, आप जाएंगे जी गाइडेंस लेंगे तभी तो आपका आगे पता चलेगा। तो स्मार्ट वर्क भी करना है आपको, अगले क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, तो उनको भी करते रहना, हल करते रहना है। कुल मिला के ये है कि जो हमारे मजबूत पक्ष हैं, जैसे हिंदी सरल हो जाता है, रीजनिंग थोड़ा सा सरल है, और जीके जीएस और मैथ हो गया, तो जो हमारा मतलब मजबूत पक्ष है उस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना चाहिए कि हिंदी के पूरे सवाल हम पूरा कर सकें, रीजनिंग पूरे कर सकें। बिल्कुल उसके सही। बाद जो भी मैथ की सरल चैप्टर हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर ले ताकि उनसे कोई क्वेश्चन छूट ना सके, है ना। और जीके जीएस तो जितना है उसको भी तो अपन को पढ़ना ही है ना। देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी डिपेंड करता है, तो आप थोड़ा माइनस मार्किंग को ध्यान रख के जैसे बिल्कुल आगे बिल्कुल। सवाल कर रहे हैं, तो जीके जीएस में डिपेंड करता है कि आप किसको टच कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन टच कर रहे हैं। तो आज का जो मेरिट जा रहा है वो और कंपटीशन है वो तो लगभग आज के बच्चे 150 को टच कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अब हम ज़्यादा माइनस मार्किंग को भी देखते हुए इतने क्वेश्चन मतलब स्किप भी नहीं कर सकते हैं। तो लगभग हमको कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए? 80 क्वेश्चन। कि जैसा इस बार तो जैसा इस बार है कि 1/8 हो गई ना माइनस मार्किंग। हाँ अभी मुझे हाँ कुछ समय पहले ही पता चला कि 1/8 माइनस मार्किंग हो गई है, तो अब तो कंपटीशन और ही ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बिल्कुल। अब तो आप स्किप करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप ध्यान लगा के करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। देखिए जैसे एसएससी जीडी में बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे बीएसएफ हो गए, एसएसबी हो गए, सीआईएसएफ हो गया और जैसे हो गया, तो आपने आईटीबीपी ही क्यों चुना? वैसे तो मुझे प्रेफरेंस में सेकंड प्रेफरेंस में थी आईटीबीपी। फर्स्ट में मैंने एसएसबी डाला था, तो एसएसबी का कट ऑफ ज़्यादा होने के कारण मुझे आईटीबीपी प्रेफरेंस में मिला है। तो सेकंड चॉइस भी मेरी आईटीबीपी थी। बाकी उसके बाद जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ वो मैंने लास्ट में प्रेफरेंस में रखा था। आईटीबीपी एक एडवेंचर जॉब है, मतलब एक जो फोर्स है एडवेंचर है। आप पहाड़ों में ज़्यादातर सारी पोस्टें लगभग पहाड़ों में हैं। हिमालय की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उधर पे आप, जैसे जम्मू से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ, और वहीं आईटीबीपी डिप्लॉयड है। बहुत अच्छी बात जानने को मिली, क्योंकि सबसे पहले हमको इसमें तो पोस्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा। कई बच्चे तो इसके कारण मार खा जाते हैं। जैसा कि आपने पहला ही रेफरेंस जो है तो आपने एसएसएफ का डाला, तो मुझे भी ज्ञात है कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है और हमें सबको ही पहला जो अपना मौका है चुनने का तो एसएसएफ ही देना चाहिए, क्योंकि इसकी पोस्ट या ड्यूटी जो रहती है तो 5 घंटे की रहती है और सचिवालय वगैरह में रहती है। तो सबसे पहले तो हमको वीआईपी अगर ड्यूटी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इधर के टीचर कैसे गाइड करते थे आपको अजाक्स कोचिंग के पढ़ने के लिए? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो कोचिंग के बारे में, अजाक्स कोचिंग में मैंने जितना टाइम बिताया है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे सिलेक्शन में। और जैसे कि हमारे अजाक्स अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष माननीय राम कलेश साकेत जी हैं, वो भी बीच बीच में आते हैं, सुनने में आया है। तो आपको क्या कैसा गाइड करते थे? वैसे मेरी ज़्यादा तो मुलाकात नहीं, बस कोचिंग सेंटर में आते जाते मैंने मिला है और बहुत अच्छा उनका मार्गदर्शन है। और उनके मार्गदर्शन में कई सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया फ़ायदा भी उठा रहे हैं कोचिंग सेंटर का। काफ़ी सारे सिलेक्शन भी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर का प्रभाव रहा है अभी तक। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोचिंग के लिए, बच्चों के लिए, कि क्या कैसे हैं? व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी जानना है कि एक अजाक्स सेंटर भी यहाँ चल रहा है, कोचिंग सेंटर निःशुल्क फ्री कोचिंग सेंटर चल रहा है।
तो आप ध्यान देंगे तो आप लोग निःशुल्क में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और काफ़ी अच्छी जॉब आप पा सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। यानी कि जीरो से लेकर शिखर तक जाने का माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज हम कितनी भी पढ़ाई कर ले, जब तक हमारे पास जॉब नहीं है तो कोई नहीं। आप भारी भारी पैसा दे देकर आप कोचिंग सेंटर्स जाते हैं और फ़ायदा वही होता है कि जब तक अपने से हाँ। मेहनत नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होने बिल्कुल। वाला। तो वही है, गाइडेंस लेते हैं आप, और आप पढ़ाई तो अपने हाथ में होती है, तो पढ़ाई अपने हाथ से करना ही है। तो आप निःशुल्क बढ़िया गाइडेंस लीजिए और और पढ़ाई मेहनत अपना तो अपने से मेहनत करिए अपनी और सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और आपने अपना जो भी कठिन परिश्रम किया, मेहनत करके आज इस सफलता की सीढ़ी को तय किया है। आने वाले समय में हमारे जो भी देखने वाले जितने भी एसएससी जीडी और जो भी वनडे एग्ज़ाम से लेकर के बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि आप अगर अपने गोल के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ और लगन के साथ और अच्छी मेहनत के साथ आप अगर लगातार डटे रहें तो उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल। ना। मुझे मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, आप पर्सनल लाइफ में जानना चाहूँगा आपके, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ क्या, कैसे घर के बारे में। कि देखिए कई बच्चे हो जाते हैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आपने कैसे क्या किया। जैसा कि मुझे, मेरे ही गांव से हैं आप, मुझे ज्ञात है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप बताइए कैसे क्या करके। कई बच्चे ट्यूशन पढ़ा के करते हैं, तो किन आपने क्या हालात हालातों में में किया? आपने तैयारी किया? बस ऐसे ही हालात मेरे भी थे। करीब फर्स्टली मैं बताऊंगा, मैंने जब 2000 मतलब मैंने जब 12वीं पास की थी, उसके बाद तो घर में बहुत आर्थिक तंगी थी, जिसकी वजह से मैं कुछ जो बीच में छुट्टियां मिलती हैं, गर्मी की छुट्टियां, गर्मी तो की उन छुट्टी में छुट्टियों में मैं बाहर गया था। बाहर जैसे कहाँ गए थे? हमारे गांवों से जाते हैं हाँ, कई काम लोग करने, पलायन जॉब करते ढूंढने। हैं, हाँ, कई बेरोजगारी इतनी है बेरोजगारी कि के सब लोग कारण। जाते हैं तो बाहर। मैं बाहर गया था। मैंने समथिंग गर्मियों के 3 से 4 मंथ गुजारे थे गुजरात में। अच्छा, गुजरात में गुजरात में मैंने काम किया था क्या प्राइवेट सैलरी कंपनी मिलती थी में। वहाँ? अब सैलरी वैलरी तो क्या ही मिलेगा, अभी मुझे कुछ ज्ञात तो था नहीं। तो जो 2013-14 की बात रही होगी। हाँ, 2014 मैंने पास किया था। हाँ, तो मान लीजिए तो कि 2014 7-8 हज़ार सैलरी रही होगी, इससे ज़्यादा कहाँ रही होगी। जो भी मिलता था तो मैं उससे हो गया, थोड़े बहुत पैसे बनाकर फिर मैं वापस आया। फिर मैंने कॉलेज की स्कूलिंग, कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट की। कॉलेज की पढ़ाई फिर मैंने कंप्लीट की, और जैसे ही मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ फिर मैं बाहर गया। अच्छा, फिर से बाहर मैं फिर से चले बाहर गए। गया। मतलब आर्थिक तंगी कहीं ना कहीं बीच में रोड़े डाल रही थी, हाँ, लेकिन फिर भी आप निरंतर डटे रहे। मैं फिर से बाहर गया। फिर मैंने गर्मियों के दिन में 3 से 4, इस बार मैंने ज़्यादा टाइम था, शायद 5 से 6 मंथ गुजारे थे। तो 5 से 6 महीने गुजारने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रगल था, कैसे रहना है वहाँ पे, प्राइवेट जॉब कैसी करनी है, दूसरे लोगों के साथ कैसे रहना है। उसके बाद फिर मैं वापस आया, फिर से मैंने कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट की। कॉलेज की पढ़ाई तो ऐसे ही चलती रही, और मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके लिए अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए भी कोचिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए भी अलग से पैसा चाहिए। अच्छा, ये तो सब यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि अब मुझे अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे कोई ना कोई सरकारी जॉब मिलेगा? और आप इस फील्ड में किस माध्यम से मतलब यहाँ तक आ पाए और इसकी फिर तैयारी धीरे की? धीरे आवश्यकताएं बढ़ने लगी और ज़रूरत बढ़ने के अनुसार दिमाग भी चलने लगा कि अरे यार, अभी मुझे जॉब भी करनी है, आगे आगे भी कुछ देखना है, मेरा भी फ्यूचर है कुछ अभी। तो फिर मैंने समथिंग 2019-20 में स्टार्ट करना सोचा, और मैं कुछ दिन के लिए कोचिंग भी गया, एक छोटी कोचिंग गया यहीं पे। तो मैं कोचिंग भी गया, पर उसके बाद कोविड लग गया था शायद। कोविड हाँ, 2000 कोविड है आया। ना, 2020 में ही तो था। 20 मार्च में। कोविड लग गया। तो कोविड के बाद फिर हम घर चले गए वापस, और यहाँ सब कुछ बंद, लॉक हो गया था। लॉक होने की वजह से सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई भी अपनी बंद हो गई थी, कॉलेज तो समथिंग बंद ही था। अब मैंने सिर्फ कंपटीशन में ज़्यादा फोकस करने लगा था। घर जाने के बाद वो भी बंद हो गया। वहाँ पे भी फिर मैंने काफ़ी काम, गांव में जो काम, खेती बाड़ी, ये सब किया, मनरेगा में भी काम किया। ये सब चीज़ें करने के बाद फिर जब कोविड हटा, फिर मैं वापस फिर से अपनी सिटी आया। फिर मैं रेंट पे रहने के अनुसार फिर यहाँ कोचिंग वोचिंग, थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे रेंट देता और फिर पढ़ाई करता था।
मतलब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है आपको यहाँ रह के पढ़ाई करने में, क्योंकि रूम रेंट है अपने से मैनेज करना, और हाँ पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा, क्योंकि घर से हमको तो कोई सहयोग मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारा घर इतना सक्षम तो था नहीं, तो फिर ये सब कैसे मैनेज किए आप? वही फिर हो गया, धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाया जाता था, घर घर जाता था ट्यूशन पढ़ाने। होम ट्यूशन शुरू हाँ किए? होम ट्यूशन शुरू किया। होम ट्यूशन में भी जो भी मिलता उसी के अनुसार बीच में आपने खर्चा कोई चलाता स्कूल था। भी ज्वाइन किया था? बीच में पास में ही एक स्कूल थी, तो वहाँ भी मैंने पढ़ाया है। प्राइमरी स्कूल थी, तो उसमें मैंने टीचिंग की है, पढ़ाया है। कहीं न कहीं वो सब आज आपके मेहनत का लगन मिल रहा है, आप उस पद पर पहुँच चुके हैं, देखने में आ रहा है। देखिए जैसा कि इसीलिए मैं दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अभी वैकेंसी तो आ गई है, 39,000 कुछ पद हैं हमारे एसएससी जीडी के, और उसके बाद एसआई एमपी लगी हुई है। फिर मेरा 2022 और 2023 कुछ ठीक रहा है। उसमें जैसे पटवारी की वैकेंसी आई थी, उसके साथ भी कुछ अलग अलग पोस्टें थी, उनमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और इस ITBP एसएससी के थ्रू ITBP में सिलेक्शन हुआ। उसके साथ ही पुलिस कांस्टेबल का भी मैंने पेपर निकाला है। अच्छा, तो इसका तो भी फिर आपका क्या जैसे एमपी पुलिस का भी आपका रिटर्न क्वालिफाई है, तो इसका फिजिकल देने का क्या विचार है आपका? अगर मौका मिला तो देंगे कि नहीं देंगे? चल रहे हैं जैसा वैसे कि कब तक की छुट्टी है? मैं तो अभी जस्ट 15 दिन की छुट्टी में आया था, और इसी 21 को मैं जा भी रहा हूँ वापस। ऐसा? मेरी पोस्टिंग अरुणाचल में है, तो तो मैं वापस भी हो जाऊँगा। मेरा 18 अक्टूबर में फिजिकल है, फिजिकल की डेट है। अच्छा, आप सबको बताना चाहेंगे कि हमारे मित्र शिव मोहन और मैं विशाल परस्ते, हम लोग बैठे हैं, हमारा भी लगभग 18, 19, 17 से लेके 19 तक में हमारा भी एमपी पुलिस का फिजिकल है। अच्छा, तो हम भी उसी की तैयारी लगभग 1 साल से कर ही रहे हैं, और आपका भी है। अगर संयोग बस आपको चांस मिलता है तो बिल्कुल आप इसको देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे वो तो ठीक है, पर्सनल है मेरा। पर एक ITBP जो है तो वो सेंट्रल की वैकेंसी और सेंट्रल की पोस्ट है, तो उसके कुछ अलग बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये MP सेंटर तो स्टेट पुलिस सेंटर होता है है, भाई। स्टेट पुलिस है, तो इसके अलग है कुछ। तो भाई सेंटर तो सेंटर, अब सेंटर छोड़ के नहीं आएंगे, मेरा जैसा मानना है। बिल्कुल। और बाकी और आपके वहाँ पर्सनल तो लाइफ मेरा है। मानना तो ये है कि वहाँ जाकर के आपको कैसा लग रहा है, जैसे क्योंकि आपको परिवार से अधिकतर समय दूर दूर ही रहना। रहना पड़ेगा, हाँ तो हाँ, आपके आने वाले समय में ऐसे क्या प्लानिंग रहेंगे कि? मैंने पिछले समथिंग 10 साल वैसे भी फैमिली से दूरी गुजारे हैं, पर इतना दूर नहीं था जैसा कि अब जा रहा हूँ। आप जा रहा हूँ? तो अब तो वैसे मैंने अभी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो उसमें भी सबसे दूर। अच्छा, और ट्रेनिंग के बाद अब आपको जो क्षेत्र मिला है ड्यूटी करने का, अरुणाचल प्रदेश। वहाँ से तो आना जाना लगभग 3 महीने 6 महीने में छुट्टी मिलती रहेगी बीच बीच में आने की? हाँ ITBP बाय रूल पता नहीं, मुझे वैसे समथिंग 60 से 75 दिन की टोटल लीव मिलती है। 1 साल में? हाँ 1 ईयर में। बीच बीच में कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, या फिर उनके अनुसार है कभी। अच्छा, वो जो 1 साल में थोड़ा सा और मैं लगभग 2 पर्सनल महीने से 2.5 महीने की 2 से छुट्टी 2.5 मिलती है, तो इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा मैं और पर्सनल जाना चाहूँगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके जो छोटे भाई हैं उनका भी सिलेक्शन शायद आपके साथ ही हुआ था? साथ में हुआ। वो उसी स्थान पर कहा, मेरा कई दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पाया, नंबर लगाता हूँ तो नंबर ही नहीं लगता। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा थोड़ा सा। हम दोनों ने एक साथ ज्वाइनिंग लेटर लिया था। बहुत अच्छी बात है। भोपाल में मीटिंग थी एक, वहाँ मुझे पे लगता है प्रशस्ति पत्र है प्रधानमंत्री, हाँ वही रोजगार मेला लगा हाँ, हुआ था, उसके द्वारा उसमें हम दोनों भाई प्रदान गए किया थे। गया था। और उसने CPO निकाला, और उसके लिए CRPF SI की पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर लिया था। बिल्कुल, और बहुत मैं- बहुत बधाई बधाई। देना एक ही चाहेंगे। मैं साथ उसी में समय ITBP कांस्टेबल पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर लिया था। तो हम सबसे दोनों ज्यादा का तो मैं selection साथ बधाई में हुआ। उन माँ बाप को देना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल। उतना ऐसे उन्होंने माँ इतना बाप- संघर्ष किया और अपने दोनों बेटों को इस काबिल बनाया कि आज वो एक ITBP और दूसरे CRPF SI। बिल्कुल, एक कहावत दोनों मैं ही- कहना चाहूंगा, आप लोगों ने सुना ही होगा, एक तो भगवान देता नहीं है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के। जिस घर में एक समय ऐसा माहौल था जहाँ की इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी कि वो बच्चों को अच्छे से मतलब अच्छी शिक्षा दे सकें,
मतलब इतना मेहनत के बाद जिस घर में दो दो बेटे एक साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं उन बेटों को भी मैं आप सबके बीच में रूबरू कराया। आप सबको भी इस तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसी के साथ मैं अब अभी तक बस एक ही समस्या है, मैं अपने भाई से 1 साल से नहीं मिल पाया। चलिए मैं ज्वाइनिंग चाहूंगा कि अपन मैं 20-21 को निकल गया था, मेरी 23 की ज्वाइनिंग है, 2 दिन पहुंचने में लगा, तो मैं 20-21 को निकला था और फिर मेरा भाई शायद 1 दिन बाद निकल गया था। लगभग 1 साल का समय हो हाँ, गया। 1 साल हो गया। तो उनकी तो भी मैं जैसा ट्रेनिंग कंप्लीट करके अभी आ रहा हूँ। अभी भाई की तो ज़्यादा ट्रेनिंग है क्योंकि एसआई की पोस्ट पे है, तो उसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है और इसी 28 को उसका पीओपी है, पासिंग आउट परेड इसी 28 को होगा। बताइए तब किसने तक मैं चला जाऊंगा वापस, फिर पता नहीं कब मुलाकात होती है। किस्मत अभी टकरा नहीं रही, किस्मत की वो है। बताइए कितनी थोड़ा सा चलिए, तब भी अच्छा हुआ जो होता है। कहते हैं कर्म करना चाहिए हमको और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, और भगवान तो देगा ही देगा, लेकिन कर्म बिना कुछ नहीं होता। वो मेरे को एक कहावत याद आ रही है कि करत करत अभ्यास के कि जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे कि तिल पर पड़त निशान। आपने जैसा कि बताया कि बार बार मैंने नियंत्रण, देखिए 2-2 बार 3-3 बार बाहर जाने के बाद स्ट्रगल किए, स्कूल ज्वाइन की, उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं आप सब एक लक्ष्य था कि हमको गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है। ऐसा नहीं था कि एक सिर्फ एसएससी जीडी ही मकसद था। जो भी वैकेंसी आ रहे थे हम अपना मेहनत कर रहे थे एक साइड से, और लगातार मेहनत करते गए, और जो जिसमें भी हम जिस योग बन सके वो जॉब हमने हासिल कर लिया। अगर आप लोग भी अच्छी मेहनत और लगन के साथ लगे रहें तो निश्चित ही वन डे एग्जाम में तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में पधारे, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार अपने अजाक्स कोचिंग के जो संस्थापक हैं माननीय JN कंसोडिया साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश पूरे जो 55 जिले हैं, 55 जिलों में निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। और मैं जानकारी होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय RK सर, रामकलेश साकेत जी को, कि हमारे सतना में और MP में नंबर 1 कोचिंग चल रही है, सतना की। और यहाँ से हम लोग भी कभी न कभी इस कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट के रूप में हिस्सा रहे हैं, और उसी का प्रतिफल है कि आज कहीं ना कहीं हमारे रिटर्न क्वालिफाई हो रहे हैं और हम सब लगे हुए हैं। तो आप सब लोग भी जो भी जहाँ से हों, जिस जिले से हों, आप निश्चित ही अजाक्स कोचिंग संस्था को ज्वाइन करें। आप निश्चित ही आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमारा पर्सनल नंबर 6266 60 24 51 शिव मोहन अहरवार में कॉल करके बात कर सकते हैं। कितनी भी पूरी जानकारी मिलेगी, पूरे 24 घंटे आपको जानकारी दी जाएगी कोचिंग संस्थान में। और अगर आप आना चाहते हैं तो हमारा पता कोठी रोड R102 या रूम नंबर 102 और सतना, और बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिन्होंने अपने 4 बेटे हमारे बहुजन समाज के लिए खो दिए, उस स्थल पे हमको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो हमें सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। इसी के साथ हम सब अपनी बात समाप्त करेंगे, और एक बार पुनः अनूप अहरवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। धन्यवाद।